अपने टेलीस्कोप में दो छोटे चमकदार नुक्ते नजर आते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता फैलते गए और अचानक से इनके टेलीस्कोप में बहुत इंटेंस लाइट फ्लैश हुई। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि रिचर्ड को 5 मिनट के लिए सब कुछ नजर आना बंद हो जाता है। उन्हें लगा कि शायद कोई कॉमेट फ्लाई हुआ है जिसकी वजह से इतनी इंटेंस लाइट फ्लैश हुई और रिचर्ड ने इस पर ध्यान दिए बगैर उसे नजरअंदाज कर दिया। इनकी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया को खतरे में डाल चुकी थी। टेलीस्कोप में कैप्चर होने वाली लाइट कोई आम लाइट नहीं थी, बल्कि एक इंडिकेशन था एक ऐसी डिस्ट्रक्शन का जिसे अब तक दुनिया ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। एक सोलर स्टॉर्म यानी सूरज से निकला हुआ प्लाज्मा, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर जो मिलियंस किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जमीन की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका था। इसके अगले दिन 2 सितंबर 1859 को ये फ्लेयर जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराया। आसमान पर हर तरफ खूबसूरत और आराज नजर आने लगे। रंग बिरंगी रोशनियां जो देखने में निहायत ही खूबसूरत लगती थी। मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग लाइट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। किसी जगह आसमान बिल्कुल लाल था जिसे देखकर लोगों को लगा कि शायद दुनिया खत्म होने वाली है। कहीं पर ग्रीन, रेड और पर्पल कलर्स की लाइट्स आसमान पर मौजूद थीं। कुछ इलाकों में अचानक से रोशनी इतनी ज्यादा तेज हो गई कि रात के वक्त ऐसा लगने लगा जैसे दिन निकल आया है। लोग जो गहरी नींद सो रहे थे सुबह की रोशनी देखकर उठ गए। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाजें आने लगी। एक रेलवे कंडक्टर ने तो 3-4 परिंदों को गोली भी मार दी। उसे लगा कि शायद ये पागल हो गए। इसके अलावा अमेरिका में गोल्ड माइनर्स ने नाश्ता तक बनाना शुरू कर दिया था, ये समझते हुए कि शायद दिन निकल आया है। लेकिन अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि ये खूबसूरत नजर आने वाली रंगीन रोशनियां अपने साथ एक कुदरती आफत लेकर आई हैं। कुछ देर बाद सोलर फ्लेयर में मौजूद चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एंटर होने लगे। इसके साथ साथ जमीन पर मौजूद सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और लाइट पोल्स में आग लग गई। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स जहां जहां लगे हुए थे वो धमाके से फट गए, जिससे आसपास के एरियाज में मजीद आग फैल जाती है। टेलीग्राफ सिस्टम्स की लाइंस में हाई वोल्टेज करंट फ्लो करने लगा, जिससे कई वर्कर्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे। वहां रखे पेपर्स में खुद ब खुद आग लगने लगी और कुछ कंपनीज के सिस्टम्स जल गए। दूसरी टेलीग्राफ कंपनीज के वर्कर्स ने जब ये फील किया कि करंट कुछ ज्यादा फ्लो कर रहा है तो उन्होंने सोचा कि बैटरीज को फौरन डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी टेलीग्राफ सिस्टम्स बगैर बैटरीज के खुद ब खुद चलने लगे। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सोलर स्टॉर्म रहा है जिसने अर्थ को खौफनाक तरीके से हिट किया। इस डिजास्टर को नाम दिया गया था कैरिंगटन इवेंट का। ये फर्स्ट टाइम था जब ह्यूमंस ने सोलर फ्लेयर्स को ऑब्जर्व किया। इससे पहले ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन थी, लेकिन इसके बाद सोलर स्टॉर्म या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पर लोग यकीन करने लगे और साइंटिस्ट ने सोलर एक्टिविटीज को और ज्यादा मॉनिटर करना शुरू किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर आज ऐसा सोलर स्टॉर्म आए तो क्या होगा? क्या आने वाले वक्त में इस मॉडर्न वर्ल्ड को इस तरह के किसी डिजास्टर का खतरा हो सकता है? आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सोलर फ्लेयर्स कैसे बनते हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा सन के कोर में होने वाले रिएक्शन और मूवमेंट्स को समझना पड़ेगा। ये है सन का कोर, वो जगह जहां मुसलसल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं, यानी हाइड्रोजन के एटम्स आपस में एक दूसरे से टकराकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और इसी कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, और यही मैग्नेटिक फील्ड सन की सरफेस पे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। लेकिन सूरज का कोर बहुत ज्यादा डेंस और ग्रेविटेशनली एक्टिव होता है और इसी इंटेंस ग्रेविटी की वजह से ये मैग्नेटिक लाइंस कुछ टाइम बाद ट्विस्ट या टेंगल होकर एक नॉट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और ये नॉट्स अपने अंदर मैटर ट्रैप करके सन के सरफेस पे ब्लैक पैचेस क्रिएट करते हैं। इन मैग्नेटिकली डिस्टर्ब्ड एरियाज को हम सन स्पॉट्स कहते हैं। ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं जिन्हें बेसिक टेलीस्कोप से भी कैप्चर किया जा सकता है। बेसिकली होता यह है कि सन स्पॉट्स में
ट्रैप्ड मैटर कूल डाउन होने के बाद प्लाज्मा क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है और वापस से प्लाज्मा रेन की फॉर्म में सन की सरफेस पे गिरने लगता है। लेकिन समटाइम्स मैग्नेटिक डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से एक ब्लास्ट होता है जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। इसमें प्लाज्मा का कुछ हिस्सा सन की मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल अलग हो जाता है जिसे कोरोनल मैस इजेक्शन यानी CME कहते हैं। ये मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा क्लाउड सूरज से कई हजार किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड से सोलर सिस्टम में फायर किया जाता है। अगर कोई CME सीधा जमीन की तरफ आए तो उसे सिर्फ 1 से 3 दिन ही लगेंगे जमीन तक पहुंचने में। लेकिन कैरिंगटन इवेंट में अर्थ को हिट करने वाले CME की स्पीड इससे कहीं ज्यादा थी, जिसने 93 मिलियन माइल्स का डिस्टेंस सिर्फ 17 घंटों में कवर किया। सन की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल बाद खुद को रीऑर्गेनाइज करते हुए अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ आपस में तब्दील हो जाते हैं। और यही वो वक्त होता है जब CME इवेंट्स सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ देखने को मिलते हैं। अगर ये प्लाज्मा अर्थ की तरफ आ जाए तो हमें इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महसूस होता है, क्योंकि अर्थ ही सिर्फ एक हैबिटेबल प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। मगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अर्थ का भी अपना एक नेचुरल प्रोटेक्टिव सिस्टम है। अर्थ के इनर कोर से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल शील्ड बनाती है जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। ये जमीन को हर तरफ से कवर किए रखती है और नॉर्मली सोलर विंड के साथ आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स को या दूसरे छोटे मोटे सोलर फ्लेयर्स को डाइवर्ट करके हमें सेफ रखती है। लेकिन क्या होता है जब कोई बड़ा CME इस शील्ड से बहुत जोर से आकर टकराए? इस केस में शील्ड कुछ घंटों के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी और जमीन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स नजर आएंगे जिसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। इसमें होता यह है कि प्लाज्मा क्लाउड में मौजूद चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, तो इन्हीं कोलिजन्स की वजह से आसमान पर मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां नजर आने लगती हैं जिन्हें हम ऑरोरास कहते हैं। ये लाइट्स ग्रीन, रेड, पर्पल या समटाइम्स ब्लू भी हो सकती हैं और ये इतनी ज्यादा होती हैं कि कई दफा दिन के वक्त भी हल्का हल्का ग्लो देखा जा सकता है। नॉर्मली ये ऑरोरास नॉर्थ और साउथ पोल्स के एरियाज में दिखाई देते हैं, मगर कैरिंगटन इवेंट में ये तकरीबन पूरी दुनिया में देखे गए और जिन लोगों ने ये पहली दफा देखा था उन्हें लगा कि शायद दुनिया खत्म होने वाली है। वीडियो के शुरू में आपको मैंने बताया था कि बैटरीज डिस्कनेक्ट करने के बाद भी टेलीग्राफ सिस्टम्स खुद ब खुद ऑपरेट करने लगे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये मशीन खुद ब खुद काम करने लगी? टेलीग्राफ मशीन्स के खुद ब खुद चलने के पीछे रीजन ये थी कि सोलर फ्लेयर से निकले चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा चार्ज था कि टेलीग्राफ सिस्टम्स को बैटरीज या किसी भी किस्म की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत नहीं थी। तो इन मशीन्स ने गिब्रिश वर्ड्स टाइप करना शुरू कर दिए। इसके अलावा एक और हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रिकॉर्ड किया गया कि 2 ऑपरेटर्स ने बगैर बैटरीज के इन टेलीग्राफ सिस्टम्स को इस्तेमाल किया और आपस में मैसेजेस भी एक्सचेंज किए। इनमें से एक ह्यूस्टन में मौजूद था और दूसरा पोर्टलैंड, अमेरिका के टेलीग्राफ ऑफिस में। ह्यूस्टन ऑपरेटर ने मैसेज भेजा कि 15 मिनट के लिए अपनी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो। दूसरे ऑपरेटर का जवाब आया कि ठीक है, मैंने बैटरी अलग कर दी है। टेलीग्राफ में नॉर्मली मैसेजेस मोर्स कोड के थ्रू एक्सचेंज होते थे जो कागज पे डॉट और डैशेस प्रिंट करते और बाद में ऑपरेटर्स इनको डीकोड कर लिया करते थे। पहले ऑपरेटर ने दोबारा पूछा कि राइटिंग क्वालिटी किस तरह की है, तो इसको रिप्लाई आता है कि बैटरी से बहुत ज्यादा अच्छी। ये कन्वर्सेशन बगैर बैटरीज के 2 घंटे तक इसी तरह चलती रही। 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा एरियाज में मौजूद नहीं थी, लेकिन टेलीग्राफ वो वाहिद मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जो उस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही थी। इसके तार पूरी दुनिया में तकरीबन 2 लाख किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं टेलीग्राफ कंपनीज को हुआ। लेकिन अगर आज ऐसा सोलर स्टॉर्म आए तो इस मॉडर्न वर्ल्ड को सिर्फ कुछ ही मिनट्स लगेंगे मुकम्मल तौर पर खत्म होने में, जहां हर घर में कई किस्म की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मौजूद हैं। मोबाइल फोन से लेकर इंटरनेट,
और इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त से कहीं ज्यादा आज के इस मॉडर्न दौर में इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा सैटेलाइट्स, जीपीएस और हवा में उड़ने वाले जहाज, ये सब कुछ तबाह हो सकता है। जैसे ही ये प्लाज्मा क्लाउड जमीन की तरफ बढ़ेगा, सबसे पहले ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगा। इसमें मौजूद चार्ज पार्टिकल्स आसपास की तमाम सैटेलाइट्स के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्टर्ब करके सिग्नल्स को ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर ये जीपीएस या मिलिट्री सैटेलाइट्स हों तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा सीरियस हो सकता है। इसके अलावा एक्सट्रीम केसेस में सैटेलाइट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, और अगर ऐसा हो तो लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट्स के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरकर शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जीपीएस या वेदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो नॉर्मली हाई ऑर्बिट में मौजूद होती हैं, अगर ये क्रैश होती हैं तो इनके टुकड़े स्पेस डिब्रीज बनकर वहीं घूमने लगेंगे, जो वहां मौजूद दूसरी सैटेलाइट्स और फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सिग्नल्स ना होने की वजह से फोन, इंटरनेट, नेविगेशन काम करना छोड़ देंगे। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम्स और रेडार की खराब होने की वजह से एरोस्पेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी, जिससे प्लेन्स, शिप्स और मिलिट्री सिस्टम्स जैम हो सकते हैं। सिग्नल्स के डिस्टरबेंस की वजह से फोन कॉल्स, इंटरनेट, नेविगेशन सब कुछ काम करना बंद कर सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम्स और रेडार्स भी फेल हो जाएंगे, और जब ये सब कुछ बंद हो जाएगा तो एरोस्पेस कम्युनिकेशन नामुमकिन है, जिसका मतलब है कि प्लेन्स और शिप्स कंट्रोल टावर से बात नहीं कर पाएंगे और ना ही मिलिट्री सिस्टम्स आपस में कांटेक्ट कर सकेंगे। इंटरनेट ना होने की वजह से बैंकिंग सिस्टम और दूसरे ऑनलाइन बिजनेसेस अचानक से रुक जाएंगे। जैसे ही ये चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैलने लगेंगे, इसके साथ ही इंड्यूस्ड करंट की वजह से तमाम छोटी बड़ी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जल जाएंगी या धमाके से फट सकती हैं। ग्रिड स्टेशन से आने वाली हाई वोल्टेज लाइंस जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करती हैं, इनमें करंट इतना ज्यादा हो जाएगा जिससे ट्रांसफार्मर्स फट जाएंगे और ग्रिड स्टेशंस मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दुनिया के कई मुल्कों में या सब कॉन्टिनेंट इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से अंधेरों में डूब सकते हैं, और ये पावर आउटेज 1-2 दिन नहीं बल्कि हफ्तों या महीनों तक रह सकता है, क्योंकि मेगा ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करने और बनाने में काफी वक्त लग सकता है। इमेजिन कीजिए एक नॉर्मल डे जहां सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा रोज होता है। कुछ लोग ऑफिस से वापस आ रहे हैं, किसी ने बच्चों को स्कूल से पिक किया है, कोई शॉपिंग मॉल में है या कोई फ्लाइट में, और कोई बस या ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हो जाता है। मोबाइल फोन्स के सिग्नल चले जाते हैं, इंटरनेट काम करना छोड़ देता है, हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स बंद हो जाते हैं, सारी कम्युनिकेशंस एकदम से रुक जाती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। हर तरफ पैनिक क्रिएट होने लगेगा, पूरी दुनिया में एक केओस मच जाएगा, जैसे अचानक किसी ने पूरी दुनिया का राब्ता काट दिया हो। अपने आप को इस सिचुएशन में रख कर देखिए कि कैसा लगेगा जब ना किसी को कॉल की जा सकेगी, ना कोई हेल्प आ सकेगी, हर तरफ खौफ ही खौफ नजर आएगा। ये है वो एनवायरनमेंट जो एक कैरिंगटन जैसे सोलर स्टॉर्म के बाद बन सकता है। ये सिर्फ एक ब्लैकआउट नहीं होगा बल्कि टेक एपोक्लिप्स। ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया अचानक रिवाइंड होकर 19वीं सदी में चली गई है। ये होगा वो मूवमेंट जहां टेक्नोलॉजी हमें बचाने की बजाय खुद सबसे बड़ा फेलियर बन जाएगी। इसके अलावा सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आसमान को छूने लगेंगे। एटमॉस्फेरिक एंड एनवायरमेंटल रिसर्च एजेंसी के मुताबिक अगर कैरिंगटन जैसा सोलर स्टॉर्म मॉडर्न वर्ल्ड को हिट करता है तो सिर्फ अमेरिका को $2.6 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, और अगर इसे ग्लोबली देखा जाए तो ये नुकसान मजीद कई ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। 2012 में कैरिंगटन की इंटेंसिटी का एक सोलर स्टॉर्म आया था, मगर लकीली ये स्टॉर्म जमीन को हिट किए बगैर इसके बिल्कुल पास से गुजर गया। अगर वो जमीन से टकरा जाता तो दुनिया में इस तरह का पैनिक क्रिएट हो सकता था, जिसकी वीडियो में हमने पहले बात की है। सवाल यह है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड को इन सोलर स्टॉर्म से बचाने के लिए आखिर कोई तो तरीका होगा। तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी, यानी कुछ हद तक हम बचा सकते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। नासा, ESA और NOAA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पेस में काफी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं जो सूरज पर होने वाली हर एक्टिविटी को मॉनिटर करती हैं, जैसे कि सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी SDO। ये सैटेलाइट सूरज की सरफेस पर होने वाली हर छोटी बड़ी मूवमेंट और मैग्नेटिक एक्टिविटी को अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर करके जमीन पर तस्वीरें भेजता है। ये इमेजेस इतनी हाई डेफिनेशन
इंफॉर्मेशन होती है कि साइंटिस्ट इन्हें जूम करके ये तक देख लेते हैं कि सोलर से निकले फ्लेयर का ओरिजिन, डायरेक्शन और इंटेंसिटी कितनी थी। आप इसे सोलर का सीसीटीवी कैमरा कह सकते हैं जो रियल टाइम में सोलर एक्टिविटीज को हम तक पहुंचाता है। इसके बाद आता है पार्कर सोलर प्रोब। नासा का ये मिशन पहले से ज्यादा एडवांस है, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया और ये अब तक का पहला ऐसा स्पेस मिशन है जो सूरज के बहुत करीब तक गया। ये प्रोब सूरज की आउटर एटमॉस्फेयर यानी कोरोना में रहकर वो डेटा कलेक्ट कर रहा है जो जमीन से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, जैसे कि सूरज की हीट कोरोना में इतनी ज्यादा क्यों है, सोलर विंड का बिहेवियर, या ये ऑब्जर्व करना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन पे मुड़ती हैं या ट्विस्ट होती हैं। और सबसे क्रेजी फैक्टर ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के गिर्द तकरीबन 7 लाख किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से घूम रहा है। इस मिशन से हम वो इंफॉर्मेशन हासिल कर पा रहे हैं जो इससे पहले साइंटिस्ट के पास मौजूद नहीं थी। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने 2020 में सोलर ऑर्बिटर के नाम से एक मिशन लॉन्च किया जिसका पर्पस स्पेसिफिकली सूरज के पोलर रीजन्स को ऑब्जर्व करना था। ये वो एरियाज हैं जिन्हें आज तक कोई भी सैटेलाइट कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन इस मिशन की हेल्प से साइंटिस्ट को ये पता लग रहा है कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल पर कैसे बिहेव करती है। साथ ही साथ पोलैरिटी रिवर्सल और फ्लेयर के हिडन पैटर्न्स को अच्छे से समझने के लिए भी रिक्वायर्ड डेटा उन तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे ही कोई बड़ा सोलर फ्लेयर या CME डिटेक्ट होता है तो ये फौरन उसकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा देता है। यहाँ पर नोट करने वाली चीज ये है कि तीनों सैटेलाइट्स सोलर ऑर्बिटर, पार्कर सोलर प्रोब और SDO कोई वार्निंग सिस्टम्स नहीं है, बल्कि सोलर ऑब्जर्वेटरीज हैं जो रिसर्च पर्पस के लिए सिर्फ इमेजेस भेजते हैं जिनको स्टडी करके सोलर एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। अब इस डेटा को स्टडी करने के लिए रिसेंटली नासा ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डैगर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया है। ये कम्प्लीटली AI बेस्ड सिस्टम है जो सैटेलाइट से आने वाले डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए कैलकुलेट करता है। इसका काम बेसिकली ये है कि ये सोलर स्टॉर्म की स्पीड, इंटेंसिटी और जिस जगह पर ये हिट करेगा इस लोकेशन को पॉइंट आउट करता है। CME को डिटेक्ट करने के बाद इसके इम्पैक्ट की इंफॉर्मेशन जमीन पर मौजूद स्पेस वेदर प्रोटेक्शन सेंटर तक पहुंचाता है, जिसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिकन एजेंसी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की है। ये एजेंसी काफी सारी सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करने के बाद अलर्ट इशू करती है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे पास होंगे सिर्फ 30 मिनट। इतने कम टाइम में जमीन को कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट से बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसकी रीजन है सोलर फ्लेयर की स्पीड। ये ऑलरेडी लाखों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के साथ ट्रेवल कर रहा होता है और इसके अलावा सैटेलाइट से भेजी गई इंफॉर्मेशन को स्टडी करके कंक्लूजन निकालते निकालते सिर्फ बचते हैं 30 मिनट। लेकिन ये 30 मिनट भी बहुत कीमती हैं। इसमें काफी कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे सोलर स्टॉर्म का इम्पैक्ट कम से कम हो। जैसे ही NOAA सोलर फ्लेयर या CME को डिटेक्ट करता है तो ये इंफॉर्मेशन फौरन से पावर कंपनीज, सैटेलाइट ऑपरेटर्स और एयरलाइंस तक पहुंचा दी जाती हैं ताकि वो फौरन से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें। पावर ग्रिड ऑपरेटर्स सेंसिटिव इक्विपमेंट्स को सेफ मोड में डाल देते हैं या एक्स्ट्रा वोल्टेज से बचने के लिए कोई ना कोई सेफ्टी पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। सैटेलाइट कंपनीज को अलर्ट भेजा जाता है कि वो अपनी सैटेलाइट्स कुछ घंटों के लिए सेफ मोड में डाल दें ताकि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को सोलर शॉक से बचाया जा सके। इसके अलावा एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स के रूट्स को चेंज कर देती हैं या कुछ टाइम के लिए फ्लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। ये सारे पैरामीटर्स यूज करने के बाद भी ये प्रोटेक्शन बहुत लिमिटेड है। अगर सोलर स्टॉर्म की इंटेंसिटी कैरिंगटन इवेंट जितनी या इससे ज्यादा हुई तो होने वाली डिस्ट्रक्शन को नहीं रोका जा सकता। लेकिन नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनके वार्निंग सर्विसेज हर साल सिर्फ पावर सेक्टर को $111 मिलियन से $27 बिलियन तक के नुकसानात से बचाती है। दुनिया में हर काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है और अगर पावर सेक्टर्स बंद हो जाएंगे तो दुनिया की सिर्फ टॉप 5 कंट्रीज का GDP लॉस ऑलमोस्ट $61 ट्रिलियन का हो सकता है। पावर कंपनीज अपने ग्रिड स्टेशंस को और ज्यादा सिक्योर बनाने पर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव बैकअप ग्रिड्स भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि अगर कभी इस तरह के किसी स्टॉर्म को फेस करना पड़े तो करंट के फ्लो को बैकअप ग्रिड्स की तरफ
डाइवर्ट करके मेन ग्रिड्स को सिक्योर किया जा सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोलर स्टॉर्म्स स्पेस वेदर का रेगुलर पार्ट हैं और कैरिंगटन इवेंट की तरह के सोलर स्टॉर्म सदियों में सिर्फ एक दफा आ सकते हैं, लेकिन कब, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। सोलर स्टॉर्म के इम्पैक्ट को कम तो किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। क्या साइंटिस्ट आने वाले वक्त में कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकते हैं जो हमें सोलर स्टॉर्म से बचा सके? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। मेरे चैनल पे जाकर आप वो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।